एक नन्हा सपना। गर्भधारण से पहले इस प्रक्रिया को प्लान करना कितना जरूरी है? सीएमएस कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम एक नन्हा सपना में मैं वनिता आपका स्वागत करने के साथ साथ आपको आज इस विषय पर जानकारी दिलवा रही हूँ बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्षितिज कुमार शर्मा से, जिनसे पिछले अंक में भी हमने बात करी थी। पर आज के इस अंक में विशेषकर हम बात कर रहे हैं बच्चों के हृदय की समस्या के बारे में, जहां डॉक्टर आपको उसी समय से सचेत कर रहे हैं जिस समय से बच्चा जन्म लेता है, और क्या कुछ ऐसा होता है जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि बच्चे के हृदय में कोई समस्या है। तो डॉक्टर साहब, अपनी चर्चा को हम पुनः शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली डिजाइंड हैं, कई बार हम उसके डिजाइन के पीछे उसका मकसद नहीं समझते हैं। पहला वैक्सीनेशन जो है वो पैदा होने के 7 दिन के अंदर हो जाता है, वो सभी लोग करा लेते हैं। हाँ। उसके बाद जो रूटीन वैक्सीनेशन में हम पहला डीपीटी का जो डोज लगाते हैं, हाँ, उस समय जो आजकल हेक्सा वैक्सीन आ गई हैं, अच्छा, तो 6 वैक्सीनेशन एक साथ होते हैं। 6 वैक्सीन एक साथ। वो पहला डोज जो है वो 6 वीक्स पे डिजाइन किया गया है। अच्छा, 6 वीक्स का ही टाइम होता है जब बच्चे की इम्यूनिटी उस वैक्सीनेशन को आगे कैरी कर पाएगी। अच्छा। हम लोग अक्सर उस समय बच्चे को ये नहीं बोलते कि रूटीन चेकअप के लिए लाओ। पेशेंट जो है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक पीएचसी में, एक सीएचसी में जाता है, वहाँ पे टीका लगवाता है हेल्थ केयर वर्कर से और वापस घर जाता है। दैट इज द टाइम मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों को अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए कि सर मेरा बच्चा जो है 1.5 महीने का हो गया है। हाँ। पैदा होने के समय इसका वजन इतना था, आज इसको आप चेक कर लो, इसकी ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरी ये डाउट्स हैं, मेरे घर पे मुझे ये बताया गया है कि तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ, बच्चे को ऐसे मत पालो, बच्चे को नहलाओ मत, बच्चे को काजल लगाओ या नहीं लगाओ, 4 बार मालिश करो। ये सारी चीजें 1.5 महीने के अंदर जितने भी सवाल हैं वो सवाल लिख करके या अपने जहन में रख करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने डाउट्स भी क्लियर करने चाहिए, फीडिंग के बारे में कंफर्म करना चाहिए, बच्चे की ग्रोथ देखनी चाहिए और एक बार डॉक्टर को बोलना चाहिए कि आप उसको चेकअप कर लीजिए। तो हमने पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था 11 से 13 हफ्ता जब बच्चा पेट में था जी। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था 22 to 28 वीक्स, 18 to 22 वीक्स जब बच्चा दोबारा पेट के समय था। तीसरा कांटेक्ट था जब बच्चा पैदा हुआ। चौथा कांटेक्ट हमको करना चाहिए जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाए फर्स्ट वैक्सीनेशन के टाइम पे। तो दैट इज अ रूटीन पॉलिसी दैट एवरीबॉडी शुड फॉलो। सबको बताना चाहिए कि भाई जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाए तो एक बार जरूर डॉक्टर को दिखा लेना। कई बार महिला जो है वो मैके में आके बच्चा पैदा कराती है, डॉक्टर ने वहां देखा, उसको अपने नोट्स लिख के पेपर दे देना चाहिए बच्चे को। हाँ। वो महिला ससुराल में जा रही है 1.5 महीने के समय। हाँ। वहां पे डॉक्टर को उस नोट्स को देख करके कंपेयर करना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ तब कितनी थी, पैदा होने के समय कितना किलो का पैदा हुआ था। अगर ग्रोथ उसकी नहीं बढ़ रही है तो कारण क्या है? वो कारण सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज हैं कि माँ को प्रॉपर फीडिंग नहीं मिल रही है, माँ की दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टॉप फीडिंग हो रही है, बच्चे को डायरिया हो रहा है, बॉटल से दूध पिला रहे हैं, या फिर कोई उसकी इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस की रफ्तार कैसी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, मरमर है कि नहीं मरमर है। जब बच्चे को सांस की दिक्कत होती है हार्ट की वजह से या लंग्स की वजह से, तो बच्चा ज्यादा बार सांस लेता है। अब जो उसको भोजन मिल रहा है दूध के फॉर्म में, उससे जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो एनर्जी 90% तो उसकी सांस लेने में ही खर्च हो जा रही है। एग्जैक्टली, सही बात है, मेहनत लग तो जब वो दिन भर मेहनत कर रहा है सांस लेने के लिए तो उसका वजन नहीं बढ़ता है। तो पहला इंडिकेशन जो आता है ग्रोथ रिटार्डेशन का वो वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस भी हो रहा है, मदर कहती है कि दूध पीता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे हम बड़े लोग हैं, हमें अगर दिल की बीमारी है और हम चलना शुरू करें तो हमें दर्द होता है या सांस फूलती है, हम बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हाँ। सुस्ताने के बाद हम जब चलते हैं फिर हम थोड़ी देर चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। हाँ। तो आपने देखा होगा ये पैटर्न ज्यादातर मिडिल एज या ओल्ड एज में होता है कि लोग चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं। बच्चा क्या करता है? बच्चे का एक ही काम है, सांस लेना, दूध पीना। तो बच्चा दूध कैसे पीता है? बच्चा दूध भूखा है बिल्कुल, तो एकदम ताकत लगा करके बहुत जोर से खींचता है और 3, 4, 5 बार खींचवा उसको सांस फूलने लगती है, फिर छोड़ देता है। अगर उसमें कोई समस्या है तो फिर वो जब सुस्ता लेता है तो फिर से वो सांस पीता है, फिर वो दूध पीता है खींच करके। इसको हम बोलते हैं स्टॉप सक स्टॉप सक स्टॉप साइकिल। बच्चा दूध पीता है, सांस खींचता है, दूध पीता है, सांस खींचता है, ऐसे करके। और उसमें होता क्या है कि उसका पेट कभी नहीं भर पाता है।
ओहो हो। तो पेट कभी नहीं भर पाता है और वो पूरी ताकत लगाता है दूध पीने में, उसकी एनर्जी भी स्पेंड हो रही है, एनर्जी मिल भी नहीं रही है कम फीडिंग की वजह से, तो बच्चा ग्रोथ रिटार्ड में चला जाता है। तो 1.5 महीने में पड़ोसी, परिवार और घर के सब लोग जितनी राय देते हैं, माँ को जाके सारी बातें वेरीफाई करानी चाहिए डॉक्टर से, हाँ, कि भाई क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट। बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ, मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, मेरी माँ। अभी तो खैर परिवार छोटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिटीज में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे होते हैं। हाँ। कई बार देखा गया है कि 3 बच्चे उन्होंने हॉस्पिटल में पैदा कराए। हाँ। चौथा बच्चा कहते हैं 3 तो नॉर्मल हो गया, आपको दिक्कत नहीं है, घर में हो जाएगा। और चौथा बच्चा जब पैदा होता है तो आपको ये बात गौर करने की है कि चौथा बच्चा जब पैदा हो रहा है तो मदर की उम्र 35-38 साल की होगी, हो उस समय चुकी होगी। हाँ। फादर की उम्र जो है वो भी 40-45 साल की होगी। तो एल्डरली कपल हैं, उनका चौथा बच्चा हो रहा है। हाँ। और इन बच्चों में जैसे जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती है, बच्चों के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की चांसेस बढ़ती जाती हैं। और इन बच्चों में ही ज्यादा जरूरी है कि इन बच्चों में एंटीनेटल चेकअप प्रॉपरली हो, प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी हो। लेकिन लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि अरे 3 बच्चे तो नॉर्मल हो गए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत मगर ये है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बताया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एब्नॉर्मैलिटीज की चांसेस बढ़ती है। दैट इज द टाइम दैट वी हैव टू बी मोर केयरफुल। ये एक बहुत ही आवश्यक जानकारी, मुझे लगता है कि इस छोटी छोटी बातों को पिन पॉइंट करना, देखिए कितनी अच्छी बात जो सक स्टॉप बताया डॉक्टर साहब ने, ये बहुत ही एकदम माइन्यूट डिटेल्स हैं। इन पर अगर हम गौर करें तो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी अनहोनियों को होने से हम बचा सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दें हार्ट का। हार्ट में 4 कमरे होते हैं, 2 कमरे ऊपर के होते हैं, 2 कमरे नीचे के होते हैं। और ऊपर नीचे के साथ साथ अगर उसको हम डिवाइड करें तो 2 बाएं के कमरे हो गए ऊपर नीचे और 2 दाएं कमरे हो गए ऊपर नीचे। तो जब छेद की बात हम करते हैं तो बाएं से दाएं के बीच की जो दीवार होती है उसमें छेद होता है, उसको हम छेद बोलते हैं। चाहे वो ऊपर के कमरों में बाएं से दाएं के बीच में छेद हो या नीचे के कमरे में बाएं से दाएं की दीवार में छेद हो, उसको छेद बोलते हैं। अब वाल्व की बात करते हैं। ऊपर के 2 कमरों में हमें खून आता है, ऊपर के कमरे से नीचे के कमरे में हम वाल्व के माध्यम से खून को फेंकते हैं। तो ऊपर से कमरे और नीचे के कमरे के बीच में 2 वाल्व होते हैं। नीचे के कमरे से खून हमारे बॉडी में जाता है, एक जाता है पूरी बॉडी में साफ खून, एक जाता है लंग्स में गंदा खून साफ होने के लिए।
वहां भी वाल्व होते हैं। तो 4 वाल्व होते हैं, 4 कमरे होते हैं, 2 दीवारें होती हैं, दीवारों में जो गैप होता है उसको छेद बोलते हैं, वाल्व में जो प्रॉब्लम होती है उसको वाल्व की प्रॉब्लम बोलते हैं। अक्सर लोग वाल्व और छेद को एक ही बात मान के चलते हैं, तो ये दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं। वाल्व की प्रॉब्लम नवजात बच्चों में कम होती है, लेकिन होती है, मगर बहुत ही रेयर है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के हृदय में छेद की, हम दरअसल इसी समस्या पर केंद्रित ही करना चाह रहे थे आज की चर्चा को। बच्चों को जब पैदा होते हैं तो या तो उनको ऑक्सीजन कम होता है, जब ऑक्सीजन कम होता है तो नाखून नीले होते हैं, या नाखून नीले पहचानना डॉक्टर के ही नजर में ही समझ में आता है। लेकिन जब बच्चे रोते हैं, हाँ। यानी कि जब एक्सर्ट करते हैं रो करके, तो उनके होठ नीले पड़ जाते हैं, नाखून नीले पड़ जाते हैं। हाँ। एक तरह की बीमारी वो होती है। दूसरी तरह की बीमारी होती है कि बच्चे सांस तेज लेते हैं, स्टॉप सक साइकिल होती है। तीसरा लक्षण ये होता है कि जब बच्चे 1.5 महीने के ऊपर हो जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम सीजनल होता है, घर में सबको सर्दी जुकाम होता है, लेकिन ये छोटा बच्चा जो है, इसको जब सर्दी जुकाम होता है, जिसको कि हार्ट में छेद है, ये अक्सर निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसका आप इलाज कराते हो, 1.5-2 महीने 3 महीने के बाद फिर से निमोनिया हो जाता है। तो बार बार इसको चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन उन बच्चों को नहीं होता जो नीले पड़ते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन उनको होता है जो नीले नहीं पड़ते हैं। अच्छा, तो दो अलग अलग तरह की बीमारी, अलग तरह की अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, लक्षण है। अब होता क्या है कि जब बच्चा जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जाके उसको देखता है, डॉक्टर उसको पहचान लेता है कि इसको मरमर है या इसको ऑक्सीजन कम है। 2 तरह की बीमारियां बता रहा हूं मैं फिलहाल, जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जी। अब वो डॉक्टर जो है, बच्चों का डॉक्टर, वो भेजता है इस मरीज को किसी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जांच करवाने के लिए। जी। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जांच करके अपनी रिपोर्ट देता है। अक्सर हमारे यहाँ पर जो समस्याएं हैं कि रेफरिंग डॉक्टर कहता है कि भाई जांच करा के वापस आओ मेरे पास, तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या इकोकार्डियोग्राफर जो भी है वहां पे उसने जांच करके रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में प्रॉब्लम निकली कि हार्ट में छेद है। अब बच्चों के हार्ट का डॉक्टर जो है, जानकारी के अभाव में वो अक्सर यही कहता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है। यही हमारा फेलियर है सिस्टम का। ओके। हमारा सिस्टम यहाँ फेल करता है कि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास पहुंच गया जी, डॉक्टर ने देख लिया, डॉक्टर ने सही जांच करा ली, जांच की सही रिपोर्ट आ गई, मगर डॉक्टर ये सोचता है कि जब मान लीजिए लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा नहीं होती है, पीजीआई में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन पीजीआई में भी 10 किलो से कम के बच्चे जल्दी नहीं लेते हैं। अच्छा। तो ऐसे सेंटर्स हैं, मैंने बताया था शुरुआत में कि हम लोग डिलीवरी करा करके बच्चे को लेबर रूम से सीधे हम ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वहां भी ऑपरेशन करते हैं। बताइए, तो बिल्कुल कुछ मिनट का तो बच्चा। ऐसा कुछ नहीं है कि, और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि अगर आपने पहले 6 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो फिर आप क्योर नहीं कर सकते, फिर उनको आप सहायता ही कर सकते हैं, पैलिएट कर सकते हैं। तो मतलब वो जीवन भर का एक तकलीफ, हाँ, हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की तारीख में जो हमारे जो कोलीग्स हैं, कई बार इसलिए कहते हैं कि मरीज बहुत गरीब तबके से आ रहा है, कहां से वो पैसे लाएगा। एक हार्ट का ऑपरेशन नॉर्मली 2.5 लाख 3 लाख के आसपास का होता है जी। और ज्यादातर आप देखेंगे तो बड़े शहरों में, दिल्ली में 3-4 जगहों पर ही हो पाता है। दिल्ली में इतने हॉस्पिटल हैं, मगर 4-5 अस्पताल ही न्यूबॉर्न बच्चों के ऑपरेशन कर पाते हैं। अच्छा। उसी तरह से बॉम्बे में सिर्फ एक हॉस्पिटल है जहां पे कि एक नहीं 2 हैं, बट एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी करता है न्यूबॉर्न अच्छा। बच्चों की। अच्छा। चेन्नई में 4-5 जगह हैं, बेंगलोर में है, कोयम्बतूर में है, कोचिन में है, तो कई बहुत, कैलकाटा में है। मगर आसानी से सब जगह नहीं उपलब्ध। ये नहीं कि हम किसी बड़े अस्पताल में चले जाएंगे वहां पे ऑपरेशन हो जाएगा बच्चे का। अच्छा। तो प्रॉपर गाइडेंस के पहले जो है बच्चों के जो हमारे पीडियाट्रिशियन बंधु हैं उनके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कई बार जैसे कि एक पीडी, छोटी सी बीमारी है जो कि हम सबको पैदा होने के पहले डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, वो हमारे पेट में जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन पेट पैदा होने के बाद वो बंद होना चाहिए। कई बार वो बंद नहीं होता है। अच्छा। और उसको बंद करने का जैसे ही डायग्नोस हुआ तुरंत उसको बंद करना होता है। अच्छा। हमारे न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट जो हैं वो, अगर छेद बहुत बड़ा नहीं है, बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, तो उसको दवाओं से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। नहीं बंद हो पाता है। तो आपको ये बताऊं कि मैंने देखा है कि 4 साल में बच्चे इनऑपरेबल हो गए हैं, कि 4 साल बाद वो बच्चा मेरे पास आया और हम उसको कुछ नहीं दे पाए। हमने ये कहा कि अब जो है वो है। ओहो, इतनी देर हो चुकी होती तो है। 4 साल ही इतना टाइम बीत गया। तो हर बीमारी का अलग अलग समीकरण होता है, सबके अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, किस चीज को कैसे डील करना है। आपने जिस पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा था इकोकार्डियोग्राफी के लिए, आपको उसी के पास भेजना चाहिए जिसने डायग्नोज किया है, कि वो इस पेशेंट की काउंसलिंग करे कि तुमको ये करना चाहिए।
और इसी समय पे करना चाहिए। और उसकी टाइमिंग ये होनी चाहिए। ओके। मेरे पास जब बच्चे आते हैं 3 महीने में, उनको हार्ट में छेद होता है, तो मैं उनको हार्ट फेलियर की दवा लिखता हूं, उनसे बोलता हूं कि हम हफ्ते 10 दिन पे इसको फॉलो अप करते रहेंगे। इन दवाओं से बच्चे का वजन बढ़ रहा है, बच्चा दूध ठीक से पी पा रहा है, बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से हो रही है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो हम वेट करते जाएंगे। लेकिन अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही है, दवाओं से फायदा नहीं हो रहा है, तो हम बच्चे को 10 किलो का करने जाएंगे, 10 किलो का बच्चा होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो उसको खुराक मिलेगी ही नहीं ना। तो फिर उसको पहले ऑपरेट करना पड़ेगा। ओहो। तो द चाइल्ड शुड बी फॉलोड अप। ये एक इलाज देकर के छोड़ना नहीं चाहिए उसको। और सबसे बड़ा पार्ट इसमें काउंसलिंग का है कि पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। मरीज के अभिभावक उसी की बात मानते हैं जो उनको सबसे अच्छी लगती है, हाँ, जो उनके अनुरूप कंफर्ट देती है। हाँ, उनके हिसाब। कोई डॉक्टर ने कह दिया घबराओ मत, अभी कुछ नहीं करना है, 10 साल का बच्चा हो जाएगा तब करेंगे। अब वो 10 साल तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और 10 साल के बाद जब वो जाएगा तो ऑपरेशन लायक नहीं रहेगा। वो क्वालिफाइड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हो, वहां जाए राय लेने, किसी कार्डियक इंस्टीट्यूट में जाके राय लें। हाँ। वो अपने फैमिली डॉक्टर से राय लेंगे तो शायद उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी नहीं तो शेयर कर पाएगा। ऑब्वियसली, तो हर फील्ड की अपनी एक पढ़ाई है, अपनी स्पेशलिटी है, और इसी वजह से जो है उसका आपको पूरा पूरा फायदा तभी मिलेगा। तो आशा करते हैं कि इन सारी जानकारियों का आपने पूर्णतः लाभ उठाया होगा, और इसी तरह की और बहुत सारी जानकारियां लेकर हम समय समय पर आते रहेंगे अपने कार्यक्रम एक नन्हा सपना में। अभी के लिए इजाजत दीजिए आज के इस अंक से वनिता को। नमस्कार।